Hello and welcome once again in another session of accountancy। देखिए, हमने हमारी लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो अकाउंटेंसी का है, जो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मैंने वो चैप्टर आपको शुरू करवाया था। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही ये बात बता दी थी कि मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस में उस चैप्टर को करवाऊंगी। आपको मैंने नीड समझाया कि अकाउंटिंग की क्यों जरूरत होती है। आपको मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन करवाई थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट के अकॉर्डिंगली। कुछ हमने अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। मैंने आपको ये कहा था कि हम करेक्टरिस्टिक्स साइड बाय साइड समझेंगे। जैसे जैसे हमारा सिलेबस अकाउंट्स में आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम हमारे करेक्टरिस्टिक्स को भी बार बार बीच बीच में इस चैप्टर को समझेंगे। तो देखो बहुत ही ध्यान से, अब जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक इसी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर में से लिया है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि हम नीड समझ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स समवट रिलेटिवली बिल्कुल उसी तरह से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव्स को यानी कि उद्देश्यों को समझेंगे कि क्या उद्देश्य हैं, खास मेन मुद्दा क्या है अकाउंटिंग करने के पीछे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब देखो, व्यवसायिक लेन देन, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स हो, चाहे वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो, जो भी है, किसी से माल खरीदा है, किसी को माल बेचा है, किसी से पैसे उधार लिए हैं, बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक लेन देन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ही क्या है, अकाउंटिंग है। तो सबसे पहला वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो रिकॉर्डिंग से ही रिलेटेड है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि एक कंप्लीट रिकॉर्ड बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का हो जाता है। और वो भी देखो सबसे अच्छा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। यस, हमने सीखा है कि जर्नल एंट्रीज जो पास की जाती हैं वो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करते हुए ही पास की जाती होती हैं। तो इसलिए जितना भी रिकॉर्डिंग की जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, वो एक पर्टिकुलर रूल को दिमाग में रखते हुए रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हेल्प अस या हेल्प्स टू अवॉइड दी पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। अगर हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पूरा ब्यौरा रखेंगे हमारी किताबों में, तो इस वजह से होगा क्या, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, कोई भी ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं होगी, हम भूलेंगे नहीं, और फ्रॉड के चांसेस, हेराफेरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। For this purpose, all the business transactions are first of all recorded in journal or subsidiary books, then posted into the ledger। अब देखो, अगर आपने जर्नल या सब्सिडरी बुक्स नहीं समझा होता, मैं पहले ही ऑलरेडी आपको ये चैप्टर सीधा स्टार्टिंग से शुरू करवा देती, तो क्या फायदा मैं ये कहती कि जब हम जर्नल करेंगे तब हम समझेंगे, जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे तब हम समझेंगे। थोड़ा सा अब हमें जर्नल के बारे में पता है, तो इसलिए हमें आइडिया लग सकता है कि किस तरह से बिजनेस के जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, लेजर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर देना चाहूंगी यहाँ पे। देखो, लेजर का मतलब क्या होता है, हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। मान लो राम से रिलेटेड 4 जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं मेरे जर्नल में। आपको पता है कि जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, एक पेज भर जाता है, तो हम बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड करते हैं ना आगे वाले पेज पर। तो मान लो राम जो 4 बार आया, एक बार वो 1 पेज पर आया, दूसरी बार वो 2 पेज छोड़कर फिर आया, तीसरी बार वो 2 पेज फिर से छोड़कर फिर आया। इस तरह से अगर मुझे राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी थी कि राम का खाता कितने बैलेंस पर चल रहा है, तो मुझे वो पेजेस बार बार पलट कर जर्नल एंट्रीज में ढूंढना पड़ता ना, टाइम वेस्ट होता। तो इससे बेटर कि मैं लेजर अकाउंट में देख लूं। अब लेजर अकाउंट्स होते क्या हैं? लेजर अकाउंट्स होते हैं कि जो हम डिफरेंट जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जब हर एक अकाउंट का हम एक अलग खाता बना लेते हैं, कैपिटल का अलग बना लिया, कैश का अलग बना लिया, राम का अलग बना लिया, श्याम का अलग बना लिया, परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बना ली, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बना लिए खाते, या जैसे जैसे हम आगे सब्सिडरी बुक्स भी पढ़ेंगे तो
अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कहना पड़ रहा है कि तब हमें पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस का एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मुझे मेरे प्रॉफिट्स, बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमने नीड में भी समझा है ना कि हम जानना चाहेंगे। तो अगर रिकॉर्ड करेंगे, देखो अगर जैसे मैं अपने घर का ही, अगर मैं अपने घर में ही एक सिंपल सा एक ब्यौरा बनाना चाहूं कि मुझे यहाँ से इनकम्स हो रही हैं और मुझे यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, मतलब ये मेरे इनकम्स हैं, मुझे पैसा मिल रहा है और यहाँ पर मुझे ये खर्चे हैं बियर करने पड़ रहे हैं, तो पैसा जा रहा है। अगर मैं एट द एंड ऑफ अ मंथ सेविंग्स करना चाहूं तो वो कैसे पता चलेगा? मैं अपनी पॉकेट के पैसे को अगर मैंने रिटर्न में अपनी एक पर्सनल डायरी लगाई हुई है, अगर मैं उसमें से मैच करना चाहूं, देखो कि मेरी डायरी तो कह रही है कि इतनी इनकम थी और इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, तो मेरी पॉकेट में इतने पैसे बचे हुए होने चाहिए। सपोज करो 50,000 इनकम थी, मैंने 30,000 खर्च कर दिया, तो 20,000 मेरी पॉकेट में होना चाहिए। जब मैं अपनी पॉकेट में से जो पैसे पड़े हैं उन्हें काउंट करूं, अगर वो 20 ही आते हैं तो देखो क्या होगा, वो मेरी सेविंग्स पता चल गई ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक बड़े लेवल पर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बिजनेस क्यों रिकॉर्डिंग करता है? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि एक जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, अब अकाउंटिंग पीरियड मैं नहीं बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, कंसेप्ट्स में, कन्वेंशंस में ये बातें बता चुकी हूँ, ये सब चैनल पर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसकी वजह से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है ये हमें पता चल सकता है। तो सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है? ये पता लगाना कि हमें कुल कितना लाभ हो रहा है या हमें कितनी हानि सफर करनी पड़ रही है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। मतलब पर्टिकुलर पीरियड का मतलब यही होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। आगे मैं अभी कुछ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ना तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट पता है, ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है, तो हम आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक सिंपल से मैनर में हमने समझ लिया कि हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट समझें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नॉट नेट लॉस। अगर मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन मुझे पता चल जाएगा। क्यों चलेगा पता? कैसे चलेगा पता? क्योंकि मैंने हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया है, अलग अलग से लेजर खाते भी बनाए हैं, तो इसलिए मुझे रीजंस वही हैं, रिकॉर्डिंग। अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस वजह से हुआ है, अगर लॉस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कहां पर मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया। जब मैं खर्चों को रिकॉर्ड कर रही हूं तभी मुझे पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो इसलिए हमें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो हैं, अकाउंटिंग बुक्स जो हैं, वो रीजंस, कारण भी बतलाती हैं कि क्यों प्रॉफिट हो रहा है या क्यों लॉस सफर करना पड़ रहा है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, फोर्थ पॉइंट ये मैं जरूर समझाऊंगी क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है और उसमें हमने बैलेंस शीट समझी है कि क्या होती है। देखो हमें एसेट्स का मीनिंग पता है, हम टर्मिनोलॉजीज में पढ़ चुके हैं, हमें लायबिलिटीज का मतलब भी पता है, ये भी हम टर्मिनोलॉजीज में पढ़ चुके हैं। तो टू एसरटेन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी बिजनेस, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाया जाना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन। तो कितनी मेरी संपत्तियां हैं जिन्हें हम एसेट्स बोलते हैं, कितने मेरे दायित्व हैं जिन्हें हम लायबिलिटीज बोलते हैं, विच वी आर लाइबल टू पे। ठीक है, विच वी ओन वो हमारे एसेट्स होते हैं जिन पर हमारा मालिकाना हक है, और लायबिलिटीज क्या होती हैं? जिनको हमने बाहर वालों को पे करना है। ठीक है, तो
एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर से कहेंगे हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं वो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देती हैं। एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना ही काफी नहीं होता है। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए अब देखो, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। अब अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बैलेंस शीट का हिंट दिया हुआ है जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन समझी थी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जिसमें हमने बैलेंस शीट समझी थी, उसमें हमने देखा था कि एक हाथ में हम लायबिलिटीज शो करते हैं और एक हाथ में हम एसेट्स शो करते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो एक तरीके की स्क्रीन है, वो एक तरीके की पिक्चर है जो हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। हमें देखने पर ही पता चल जाता है कि हमारी संपत्तियां कितनी हैं और हमारे दायित्व कितने हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें बता रखे हैं। ये देखिए, हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें एसेट्स में देखकर पता चल जाएगा कि हमने कितना पैसा डेटर्स से लेना है। हमें लायबिलिटीज में देखकर पता चल जाएगा कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। हमें ये भी इंफॉर्मेशंस पता चलती हैं कि हमारे पास कैश हाथों में कितना है, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पड़ा है, हमारी कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, या हमारे पास अभी वो स्टॉक पड़ा है, मतलब वो अनसोल्ड गुड्स पड़ी हैं जो जिन्हें अभी हमने बेचा नहीं है, जिन्हें हम फ्यूचर में चलकर बेचेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्या है, टू एसरटेन। एसरटेन का मतलब होता है ज्ञात करना या पता लगाना। तो टू एसरटेन दी प्रोग्रेस ऑफ दी बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो, आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ते हो, आप भी तो ईयर टू ईयर अपने आप को एनालाइज करते होगे ना कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ क्लास बाय क्लास या नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक बिजनेस को भी तो ये जानने का पूरा हक है ना कि वो ये पता लगाए कि ईयर टू ईयर क्या प्रोग्रेस है। 2013 में क्या सिचुएशन थी, 2014 में क्या हुआ, 2015 में हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे, 2016 में क्या हुआ। तो इस तरीके से ईयर टू ईयर, साल दर साल बिजनेस किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या उसका प्रोग्रेस स्केल इस तरह से जा रहा है या डाउनफॉल आ रहा है बीच में। तो इस तरह से ये पता लगाने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मदद करती है। बिल्कुल इसी तरीके से टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड है। देखो, सिर्फ एक हिंट अभी दूंगी कि अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हमने अभी ओमिशन एंड फ्रॉड्स वाला कंसेप्ट सुना था, पढ़ा भी है, समझा है फर्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बार वही बात आपको बताना चाहूंगी कि हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर हम उन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री यानी कि जर्नल एंट्रीज में करें या हम आगे फर्दर लेजर्स में करें प्रॉपरली रिकॉर्ड, तो हम हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको रिकॉर्ड करते हुए कई तरह की गलतियां या कई तरह के फ्रॉड्स अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट पर अभी भी एक स्टार लगाकर छोड़ना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब हम ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, आप अपने इंडेक्स में से चेक कर सकते हैं, हमें ट्रायल बैलेंस नाम का भी एक चैप्टर है। तो जब हम वो करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं जरूर इन फ्यूचर आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस दोबारा से करूंगी। अब देखो बहुत ही ध्यान से, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ये भी बिजनेस के अकाउंट्स का या यूं कह लो कि अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी अलग अलग पार्टीज होती हैं, अब पार्टीज इंटरेस्टेड कौन कौन सी हैं, जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, जैसे एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है। हमारे पास ये भी टॉपिक है आगे फर्दर इस चैप्टर में कि वो कौन कौन सी पार्टीज हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। मैं आपको एक दो के हिंट देना चाहूंगी। देखो, मैंने एम्प्लॉयज का नाम लिया। एम्प्लॉय क्यों इंटरेस्टेड होता है कि उसे भी पता चले कि भाई बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितना लॉस सफर कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उन्हें बोनस मिले, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी हाइक हो, सैलरी बढ़े, तो इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। गवर्नमेंट क्यों चाहती है? गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स चार्ज करना होता है, इसलिए गवर्नमेंट आपकी अकाउंटिंग बुक्स में इंटरेस्टेड होगी।
तो ये 2 एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं, और अकाउंट्स का ही ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि उन्हें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाए। ठीक है, तो ये देखो कुछ नाम लिखे भी हुए हैं आपको, ये देखो एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट नाम भी लिखा हुआ आया है, ताकि वो टाइम पर डिसीजन ले सकें और सही डिसीजन ले सकें जो भी उन्होंने बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेने हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक और छोटा सा कंसेप्ट जिसको मैं आज कवर करवाऊंगी, जो मैं फिर से कहूंगी कि इन्हीं से रिलेटेड है, मैं अब इन्हें इन डिटेल नहीं समझाऊंगी इतना। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या काम करती है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की और जरूरत है कि अकाउंटिंग जो है वो हमें पूरा का पूरा और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो या कोई और, वैसे तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ही एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, हमने ये जर्नल एंट्रीज में सीखा है। तो एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने में अकाउंटिंग मेंटेन करने का काम करती है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो अभी हमने ये पॉइंट समझा वेरियस पार्टीज वाला, वही फिर से आ गया। कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को वेरियस पार्टीज को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन्हें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती है ताकि वो वेरियस अपने डिसीजंस ले सके। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, प्रोटेक्टिंग दी एसेट्स ऑफ द बिजनेस, अब ये कैसे करती है भाई? Another function of accounting is to maintain proper records of various assets such as cash in hand, bank balance, inventory, debtors, etc. It enables the management. अब देखो अकाउंट्स खुद नहीं करता, अकाउंट्स को या बिजनेस को जो मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आपने बिजनेस स्टडीज में ये नाम सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, तो वो लोग, या आप सिंपल सी एक बात समझ लो, एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को मैनेज करना होता है, उसे प्रॉपर कंट्रोल करना होता है अपने बिजनेस को। अगर उसे टाइमली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो अकाउंटिंग एक तरीके से उसकी मदद कर रही है कि वो अपने एसेट्स के बैलेंस को कम ना होने दे, मतलब एक प्रॉपर रिजर्व की फॉर्म में प्रॉपर एसेट्स जो है वो मेंटेन करें। संपत्तियां हम हमेशा अपनी बढ़ानी चाहते हैं ना, या जो हमारे पास हैं हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग भी टाइम पर सप्लाई कर कर इन्फॉर्मेशन को एक बिजनेस को या बिजनेस को मैनेज करने वालों को मदद करती है, मदद करने का काम करती है कि वो एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सिर्फ एसेट्स को नहीं मैनेज करना, सिर्फ एसेट्स को नहीं प्रोटेक्ट करना, बल्कि टाइम टू टाइम बिजनेस को लेकर डिसीजंस भी लेने हैं कि हम ये टेंडर एक्सेप्ट करें या ना करें, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमने अगर उधार लेना है, लोन लेना है तो कौन से बैंक से लेना चाहिए, हमें कहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो एक तरीके से ये मैनेजमेंट को असिस्टेंस यानी कि हेल्प प्रोवाइड करती है। तो बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग हेल्प्स, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प्स, मदद करती है मैनेजमेंट को किस किस कामों में? बिजनेस के लिए डिफरेंट प्लान्स बनाने में, बिजनेस के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में, या बिजनेस में टाइम टू टाइम डिसीजंस लेने में। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, ट्रस्टीशिप ये क्या होता है? इन केस ऑफ कंपनीज the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprise। देखो आपने बिजनेस स्टडीज में ये बात पढ़ी होगी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी एक होता है जिसमें मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, लेकिन जो ऑनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, या ये मैं यूं कहूंगी कि जिनके पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो बेसिकली कंपनी के क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं। तो क्योंकि अब मैनेजमेंट किसी और के हाथ है, तो ट्रस्टी कौन हुआ? कौन ट्रस्ट बेसिस पर संभाल रहा है कंपनी को? जो कंपनी को मैनेज करने वाली मैनेजमेंट है एक्चुअली वो संभाल रही है। तो उस मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद लगाई जाती है कि वो ट्रस्टी बनकर, एक विश्वास पात्र बनकर कंपनी के जितने भी फंड्स हैं, कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, या कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली
वो क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग उन्हें असिस्ट करती है, मदद करती है, ताकि वो प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखो, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अकाउंटिंग जो है वो हमें कई लीगल नेसेसिटीज पूरी करने में भी मदद करती है। हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, टैक्स देना है तो वो कौन सी अमाउंट पर देना है, कैसे पता चलेगा? अगर प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन सरकार को सप्लाई करेंगे टाइमली, तो ही पता चलेगा ना कि हमने कितना टैक्स पे करना है या किस अमाउंट पर टैक्स पे करना है। तो अकाउंटिंग फिर से हमारी मदद करती है। ठीक है, ये जीएसटी वगैरह सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में भी, इंटरस्टेट, ये सब समझा चुकी हूँ। अब देखो बहुत ही ध्यान से, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another function of accounting is to determine the profitability of each department of an enterprise. It facilitates the fixing of responsibility of each departmental head. देखो, अगर आपने कॉमर्स लाइन को ऑप्ट किया है तो ऑब्वियसली है कि आप लोगों ने इतनी बातें तो सुनी होंगी कि एक कंपनी जो होती है उसमें एक प्रोडक्शन मैनेजर भी होता है। पूछते होते हैं ना नॉर्मली कि आप कौन से मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करता है। तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग से जो भी वो टास्क कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हर बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो ईच डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंटल हेड क्या काम करेगा। अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो अननेसेसरी, कहीं वो डिपार्टमेंट अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर रहा, तो हम उस डिपार्टमेंटल हेड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स कर सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हो, या आपको हम इतने फंड्स और प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको जितना बेटर रॉ मटेरियल खरीदना है आप खरीदो। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में जो हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज करने में, हर डिपार्टमेंटल हेड की एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हमारी मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा आज का सेशन था, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कवर करवाया है, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। स्टे कनेक्टेड गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।